नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और एडिटोरियल का शीर्षक है डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म। और इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि भारत को चाहिए कि वो अपने कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए ताकि जो नई वैक्सीन्स कोविड-19 या इस तरीके की महामारी के लिए विकसित हो रही हैं, उनको जल्द से जल्द भारत के सारे हिस्सों में लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ भी और जीएस पेपर 3 के साथ भी। जीएस पेपर 2 में ये लिंक होता है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ। और जीएस 3 में ये लिंक होता है बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी और डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ भी। तो यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मसला क्या है। तो अभी हाल ही में 9 नवंबर को फाइजर, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, और जर्मनी की बायो एंड टेक कंपनी के साथ मिलकर एक कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन बना रही है mRNA टेक्नोलॉजी के साथ। और इस वैक्सीन का नाम है mRNA BNT162। और ये वैक्सीन 2 डोजेज में दी जाएगी और इसमें अंतराल होगा 21 दिनों का। और 9 नवंबर को कंपनीज ने ये दावा किया है अपने प्रिलिमिनरी डेटा के हिसाब से कि वैक्सीन सफल हुई है इन्फेक्शंस को 90% केसेस में रोकने में। और इसमें हमें ये समझना चाहिए कि 44,000 वॉलंटियर्स पे ये वैक्सीन टेस्ट की गई है। और इसमें जो पता चला है कि 94 इन्फेक्शंस जब इस ग्रुप में हुए तो केवल 9 लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन दी गई थी और तब भी उनमें ये इन्फेक्शन हुआ, जबकि बाकी सारे लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ प्लेसिबो मिला था, यानी कि कोई वैक्सीन उन्हें नहीं दी गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा और एनकरेजिंग साइन है कि ये वैक्सीन शायद आगे चलकर सफल साबित हो कोविड-19 के खिलाफ। क्योंकि एक और चीज़ जो यहाँ ध्यान रखने वाली है कि किसी भी वैक्सीन को इफ़ेक्टिव तब माना जाता है जब वो 50% से अधिक केसेस में इन्फेक्शन को रोक सके। लेकिन फ़िलहाल इस वैक्सीन को लेकर अभी भी कुछ अनिश्चितताएं हैं, जैसे कि क्या ये वैक्सीन इन्फेक्शन को पूरी तरीके से रोकती है या केवल उसको जो गंभीर सिम्टम्स हैं उससे बचाती है। तो इस पर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई है कंपनी के द्वारा। क्योंकि कोविड-19 के बारे में हमें ये भी पता है कि माइल्ड केसेस, जहाँ की व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं भी दिखाता है, तब भी वो इन्फेक्शन को फैला सकने में सक्षम होता है। दूसरा जो अभी अननोन है वो ये है कि एक बार की डोज में या 2 डोज भी जब वैक्सीन की दी जाएगी किसी व्यक्ति को, तो उससे जो इम्यूनिटी मिलती है वो कब तक रहेगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ कुछ और चैलेंजेस भी हैं इस वैक्सीन को लेकर, क्योंकि ये एक mRNA वैक्सीन है, यानी कि मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और क्योंकि ये एक नया प्लेटफॉर्म है तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है इसको बनाना, क्योंकि पहली बार इस तरीके की वैक्सीन बनाई जा रही है और इसके लिए बेहतर सेफगार्ड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। यूएस गवर्नमेंट ने जो डील फाइज़र के साथ साइन की है जुलाई में, उसके अनुसार जो डोज की कीमत है पर डोज की, वो करीब करीब $19.95 है, जो कि भारतीय मुद्रा में करीब करीब 1500 रुपये प्रति डोज के आसपास होगी। दूसरी जो एक चिंता है वो ये है कि इस तरीके की वैक्सीन जो mRNA टेक्नोलॉजी से निर्मित है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इस वैक्सीन को संभाल के रखने के लिए
-70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेट करना ज़रूरी है। तो ये भी भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न करेगा। वैसे फ़िलहाल भारत सरकार का फाइज़र के साथ कोई भी अनुबंध नहीं है इस वैक्सीन को लेकर। हालांकि भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है। भारत सरकार ने कई और वैक्सीन निर्माताओं और देशों के साथ भी समझौते किए हैं। WHO के साथ भी कोवैक्सीन प्रोग्राम में भारत शामिल है, जिससे कि भारत के लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द मिल सके। और साथ ही साथ भारत की कंपनीज़ ने भी कई सारी विदेशी कंपनियों के साथ खुद ही समझौते किए हैं वैक्सीन टेस्टिंग के लिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आशा है कि जब भी कोई वैक्सीन आएगी तो भारत को ये वैक्सीन मिल सकेगी। लेकिन भारत की क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से वैक्सीन को पूरी पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा सकेगा। और इसके लिए 4 स्टेप्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला, सरकार का कदम होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करे और वैक्सीन को प्रोक्योर करे, यानी कि जो भी वैक्सीन सक्सेसफुल होती है इन ट्रायल्स के बाद उसको आइडेंटिफाई भी किया जाए और उसको भारत तक लाया भी जाए। दूसरा होगा फंडिंग के बारे में सोचना कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सरकार किस तरीके से फंड करेगी। भारत सरकार के पास उतने पैसे नहीं हैं या उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जैसा कि US या अन्य विकसित देशों के पास हैं। तो भारत सरकार को इस पे ये सोचना पड़ेगा कि किन लोगों के लिए वैक्सीन को वो फ्री रखेगी और किन लोगों को वैक्सीन के लिए पेमेंट करना पड़ेगा या सभी के लिए इसको सब्सिडाइज किया जाएगा। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण फैसले सरकार को लेने पड़ेंगे। तीसरा मसला होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किस तरीके से वैक्सीन को कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा भारत के। और इसके लिए जो FMCG कंपनीज़ हैं भारत में, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे कि ITC, जैसे कि अमूल, तो ये किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। तो इनकी एक्सपर्टाइज का भी सरकार फ़ायदा ले सकती है और इन्हें रोप इन किया जा सकता है वैक्सीन को पूरे देश तक पहुंचाने में। और चौथा जो स्टेप होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरीके से इस वैक्सीन प्रोग्राम को एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ भारत के पास ऑलरेडी एक अच्छी टेम्पलेट मौजूद है, जो कि है भारत का चुनाव, जिसमें कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है और फिर भी इसको बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न किया जाता है। तो इस इलेक्शन एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा लिया जा सकता है इस वैक्सीन प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी स्टेप्स रहेंगे कि आइडेंटिफाई किया जाए, प्रोक्योर किया जाए वैक्सीन को, फंडिंग के बारे में रणनीति बनाई जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की रणनीति बनाई जाए और फाइनली इसको एडमिनिस्टर किया जाए अच्छी तरीके से। तो इस बैकग्राउंड के बाद अब आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में ये बताया गया है कि ये जो नई वैक्सीन है जो कोविड के खिलाफ बनाई जा रही है, इसका लाभ उठाने के लिए भारत को अपनी कोल्ड चेन अवसंरचना यानी कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि भारत में बहुत सारा फूड आइटम है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि भारत के पास इन पेरिशेबल आइटम्स को, जो कि आसानी से ख़राब हो जाते हैं अगर उनको कोल्ड स्टोरेज में ना रखा जाए, तो भारत के पास जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। और अब ये जो नई वैक्सीन्स आ रही हैं जिन्हें करीब करीब -70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में रेफ्रिजरेट करके रखना होगा उन्हें ज़्यादा समय तक सही रखने के लिए, तो ऐसे में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि फाइज़र, जो कि एक US बेस्ड कंपनी है, इसने अपना फेज़ 3 ट्रायल किया है और इसके काफ़ी आशाजनक परिणाम यानी कि एनकरेजिंग सिग्नल्स मिले हैं और करीब 44,000 लोगों को ये ट्रायल में शामिल किया गया है। और जिससे रिपोर्ट आ रही है कि जो 94 इन्फेक्टेड केसेस थे उसमें से केवल 9 केस ऐसे थे जिनको वैक्सीन मिली थी, ऐसे लोगों में इन्फेक्शन हुआ है। बाकी सारे केसेस में जो लोग थे वो प्लेसिबो पे थे, यानी कि उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला था। तो ये काफ़ी एनकरेजिंग साइन है। लेकिन साथ ही साथ एडिटोरियल ये बताता है कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस ट्रायल से स्पष्ट नहीं हैं और अभी इस ट्रायल में और ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा समय लगेगा ताकि जो डेटा है वो इस तरीके का मिल सके जिससे कि पूरी श्योरिटी के साथ ये कहा जा सके कि
ये वैक्सीन वाकई में कोविड-19 के खिलाफ उपयोगी है, क्योंकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि जो लोग संक्रमित हुए हैं या इन्फेक्टेड हुए हैं उन्हें रोग किस प्रकार का हुआ है, क्या माइल्ड हुआ है या सीवियर हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ जो एडिटोरियल ने उठाई है वो ये भी है कि ये जो परिणाम है इसकी घोषणा एक एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट कमेटी के द्वारा की गई है, जबकि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वैक्सीन ट्रायल्स में वो ये है कि पीयर रिव्यूड जर्नल के द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। तो ऐसा इस वैक्सीन के साथ क्यों नहीं किया गया है, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है वैक्सीन की गुणवत्ता पर। और आगे एडिटोरियल ये कहता है कि अभी विश्वसनीय तरीके से आश्वस्त होने में इस वैक्सीन के बारे में कुछ समय लगेगा। अगला मुद्दा है कि भारत के पास इस वैक्सीन को लेकर क्या विकल्प हैं। तो भारत के पास कुछ बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का अभी कोई अनुबंध नहीं है फाइज़र के साथ इस वैक्सीन को लेकर। साथ ही साथ इस वैक्सीन के कोई भी ट्रायल्स अभी भारत में नहीं हुए हैं। तो अभी जो भारत सरकार की रणनीति है वो ज़्यादा फोकस कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किए जा रहे कोविशील्ड के ऊपर, या जो भारत बायोटेक लिमिटेड कोवैक्सीन बना रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार कुछ अन्य देशों जैसे रशिया और कुछ अन्य कंपनीज़ के साथ भी टाई अप में है। WHO के साथ भी जो उनका कोवैक्सीन प्रोग्राम है उसमें भी शामिल है। लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि फाइज़र के साथ भी कोई ना कोई अनुबंध कर ले, ताकि अगर ये वैक्सीन सफल साबित होती है कोविड के खिलाफ तो भारत को भी ये मिलनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। आगे एडिटोरियल में mRNA टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात की गई है। mRNA टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है, और इस टेक्नोलॉजी की एक खास बात है कि इसमें वायरस के किसी भी अंश का उपयोग नहीं किया जाता है, और ये RNA के ही एक अंश का उपयोग करता है जो कि फिर शरीर की अपनी मशीनरी द्वारा एक एंटीजन में विकसित किया जाता है। तो इसमें वायरस को यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो एक जो खतरा होता है बाकी वैक्सीन के साथ कि क्या उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो ऐसी mRNA वैक्सीन्स के साथ नहीं है। तो इससे जो अनचाही प्रतिक्रियाएं हैं उनकी संभावना कम हो जाती है, और इसे मुर्गी के अंडे या अन्य किसी मैमल के सेल्स में संवर्धन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके कारण से इसे शीघ्रता से और कम लागत में विकसित किया जा सकता है। हालांकि क्योंकि mRNA टेक्नोलॉजी नई है तो ये अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर इसको तुलनात्मक रूप से देखा जाए। और एक और बात है, क्योंकि ये एक नोवेल वैक्सीन प्रोडक्शन मेथड है तो इसको अभी कमर्शियल रूप से ऐसा कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो कि mRNA बेस्ड हो। और एक और जो इसके साथ एक लिमिटेशन या चैलेंज है वो ये है कि इस तरीके की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है, और भारत की अगर बात की जाए तो भारत के पास कोल्ड चेन अवसंरचना का अभाव है, और इसको भारत सरकार को काफ़ी युद्ध स्तर पर सही करना होगा अगर भारत सरकार इस तरीके की वैक्सीन को पूरी पॉपुलेशन तक फैलाना चाहती है। आगे एडिटोरियल ये बताता है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि फाइज़र का जो ये टीका है या वैक्सीन है ये कब तक उपलब्ध हो सकेगा अगर ये इफ़ेक्टिव प्रूव होता है ट्रायल्स में। लेकिन इसके जो एनकरेजिंग साइंस मिले हैं, जो प्रिलिमिनरी डेटा मिला है 3rd फेज़ क्लिनिकल ट्रायल से, उससे ये ज़रूर पता चलता है कि जो वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे टीके का विकास करना जो विषाणु के स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करता हो वो सही है, यानी कि जो अप्रोच है वो सही है। इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है, और जो अधिकांश वैक्सीन डेवलपर्स हैं वो इसी का अनुसरण कर रहे हैं। एक और कंपनी जो मॉडर्ना है वो भी mRNA आधारित दृष्टिकोण का नियोजन कर रही है, और ये जरूर संभावना जताई जा रही है कि आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि ये mRNA बेस्ड वैक्सीन प्लेटफॉर्म ही ज़्यादातर वैक्सीन्स बनाने में यूज़ में आए। और अंत में एडिटोरियल ये कहता है कि भारत को ऐसी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर सतर्क नज़र बनाई रखनी चाहिए और इस दिशा में एक्सपर्टीज़ हासिल करने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ भारत को चाहिए कि वो अपनी कोल्ड चेन अवसंरचना में सुधार लेकर आए जल्दी से जल्दी, जो कि अभी केवल रूडिमेंट्री वैक्सीन्स के लिए ही पर्याप्त है। तो अगर भारत को आगे चलकर इस तरीके की वैक्सीन को अपनी पूरी पॉपुलेशन तक
पहुंचाना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भारत काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर ले। तो ये सब था इस एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है वैक्सीन के बारे में कि किस तरीके की ये वैक्सीन है। तो mRNA टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें विषाणु का कोई अंश यूज़ नहीं होता है, तो इसकी क्या खास बात है वो हमें पता होनी चाहिए मैसेंजर RNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी की। वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या फेजेस होते हैं। तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इनमें क्या अंतर है। तो फेज़ 1 में 80 से 100 लोगों पर ये ट्रायल होता है। फेज़ 2 में कई 100 लोगों पर ये ट्रायल किया जाता है। और जहाँ फेज़ 3 की बात की जाए तो ये संख्या थाउजेंड्स पे पहुँच जाती है। तो वैसे ही कुछ फाइज़र वाले ट्रायल में भी देखा गया है जहाँ की 44,000 वॉलंटियर्स को अभी इसमें शामिल किया गया है फेज़ 3 में। मेंस की अगर बात की जाए तो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस में। और एक टर्म आजकल काफ़ी पॉपुलर है वो है वैक्सीन नेशनलिज्म, या इसको जब जोड़ दिया जाता है तो वैक्सीन नेशनलिज्म भी कहा जा रहा है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है? तो यहाँ बात हो रही है कि जो देशों के बीच में होड़ है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन जुटा लें, तो वही वैक्सीनेशनलिज्म है जहाँ की सारे देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को सबसे पहले वो वैक्सीनेट करना चाहते हैं। और एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्सीन जब भी तैयार हो और उपलब्ध हो तो उस पर पहला हक किसका बनता है? उन लोगों का जो कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, या उन लोगों का जो कि सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, यानी कि उनको इस बीमारी से सबसे ज़्यादा खतरा है, जैसे कि बड़ी उम्र के लोग या जिन्हें साथ ही साथ और भी अन्य कई बीमारियां हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।